चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास 10 चैप्टर 3 द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको कराए थे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि आज पार्ट नंबर 4 में मैं ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। मैं आपका सानू भैया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो कंसिस्टेंट उस पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं, उस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा कितने भी हो कोई बात नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। अगर दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है तब वो कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट। तो उसी के बेसिस पे हमें बताना है कि ये जो जितने क्वेश्चंस है यानी कि पार्ट 5 दे रखे हैं, इन पांचों में ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो इंटरसेक्टिंग होती हैं वो भी कंसिस्टेंट होती हैं क्योंकि उनमें एक सॉल्यूशन होता है। जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है जो कि कोइंसिडेंट वाली होती है वो भी कंसिस्टेंट होती है। बस एक कंडीशन है जो कि पैरेलल वाली है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, वो इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x + 2y = 5 और दूसरा दे रखा है इसी का 2x - 3y = 7। दो में इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को जनरल की इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगा, वहां से a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लूंगा। तब मैं देखूंगा ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट। हमें यहाँ से क्या मिलेगा? a1 की वैल्यू मिलेगी a1 = 3, b1 = 2 एंड c1 = -5, a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -7। अब मैं दोनों को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा -2/3। एंड अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था अगर a1/a2 अगर b1/b2 को इक्वल नहीं आता है तो हमें तीसरे को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है हमारी किसकी? इंटरसेक्टिंग की। किसकी? और इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन तो होता है। जब एक सॉल्यूशन होता है तो ये क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। Therefore a1/a2 = b1/b2. This means the given equation are intersecting. Therefore these equation are known as कंसिस्टेंट। कैसी कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो समझ में आया आपको? कम से कम अगर एक सॉल्यूशन भी होगा तो वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट। तो हमें एक सॉल्यूशन तो चेक ही नहीं करना है, हमें चेक करना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो उनमें सॉल्यूशन होते हैं कंसिस्टेंट। तो हमारी इंटरसेक्टिंग थी कंसिस्टेंट। चलिए दूसरी वाली को देख लेते हैं। दूसरी वाली में हमें दे रखी है इक्वेशन। जब मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, यहाँ से भी a1 a2 की वैल्यू निकाल लूंगा। ऑन कंपेयरिंग with general equation we get a1 = a1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। b1 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई -3। आपसे पहले ही बता रखा अगर माइनस दे रखा होगा तो माइनस को भी कंसिडर करेंगे। और c1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी -8 एंड a2 की वैल्यू क्या दे दी? 4, b2 की वैल्यू क्या दे दी? यहाँ से b2 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से c2 की वैल्यू है 9। तो अब निकालेंगे a1/a2
यानी कि 2/4, 2/4 को कट कर लूँगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया 1/2 कोमा b1/b2, b1/b2 के -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो यहाँ से भी वैल्यू आ गई 1/2। अब निकाल लेंगे c1/c2 इज इक्वल टू, जब देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल आएगा तब तीसरे वाली को भी निकालेंगे, क्या पता अगर वो आ गया तो वो आ गया तो वो कंसिस्टेंट, अगर नहीं आया तो पैरेलल। तो देखते हैं -8/9, तो देखो -8/9 तो इसके इक्वल नहीं है, तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है, और पैरेलल में तो आपको पता है नो सॉल्यूशन होते हैं, तो ये क्या हो गई इनकंसिस्टेंट, क्या हो गई इनकंसिस्टेंट। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, द गिवन देयरफॉर, इसी की तरह लिख दूंगा, दिस मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल, the given equation are parallel, therefore these equation are inconsistent। क्या है इनकंसिस्टेंट, कैसी है ये गिवन इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इन पे मैं जो है सर्कल मार देता हूँ जो हमारे, जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या देखना है, सब में सेम ही क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको 1 करा दिया, 2 करा दिए, 4-5 करा देता हूँ, बाकी मेथड सेम ही है। चलो तो देख लेते हैं इसको भी, वही ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या आ गई 3/2, b1 की वैल्यू आ गई 5/3, c1 की वैल्यू आ गई -7 एंड a2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 9, a2 की वैल्यू क्या आ गई 9, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी -14। तो चलिए करते हैं a1/a2 की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको पता है कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होती है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो जब ये मल्टीप्लाई में बदलती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि 1/6 आ गया। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2 क्या आएगा 5/3/-10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 डिवाइडेड बाय 1/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये आ गया -6। अभी देखो ये 1/6 है या 1/-6 है, अगर माइनस का भी फर्क आ गया तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कैसी हो गई पैरेलल, क्योंकि मैंने आपसे बोला है अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल ना आए तो तीसरे पे जाना ही नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा अगर ये इक्वल नहीं है तो तीसरे पे नहीं जाना है, ये पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग है। क्या है ये इंटरसेक्टिंग है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल। दिस सॉरी बार बार पैरेलल बोल रहा हूँ। दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। दिस मीन्स the given equation are intersecting। कैसी है ये इंटरसेक्टिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया अगर कोई इंटरसेक्टिंग है तब भी वो क्या कहलाएगी कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी कंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। और देखते हैं ये वाली है, ये वाली में भी देखते हैं क्या आता है हमारा। कंसिस्टेंट आता है, इनकंसिस्टेंट आता है। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू मिल गई 5, b1 की वैल्यू मिल गई -3 एंड c1 की वैल्यू मिल गई 11, a2 की वैल्यू मिल गई -10, b2 की वैल्यू मिल गई 6 एंड c2 की वैल्यू मिल गई हमें 22।
22, ये -11 है, -11। चलिए तो देखते हैं फिर से a1/a2, a1 की वैल्यू क्या 5, a2 की वैल्यू क्या -10, 5 बन जाए 5 2 जा 1/2 माइनस का 1/2। ऐसे ही b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 की वैल्यू क्या -3/6, तो ये भी कट के 1/2 यानी कि माइनस का 1/2 आ गया। तो देखो a1/a2 b1/b2 का इक्वल आ गया। तब चेक करेंगे c1/c2 को भी, c1/c2 -11/22 1/2 यानी कि यहाँ से भी आ गया -1/2। तो देखा हमने तीनों इक्वेशन -1/2 के बराबर हैं। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्या है ये? कोइंसिडेंट। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। और आपको बताया ही था मैंने अभी, अगर कोइंसिडेंट भी होंगी तो क्या है ये? क्या है? कंसिस्टेंट। Therefore the given equation are consistent। क्या है? कंसिस्टेंट। द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो चलिए पार्ट नंबर 5 की तरफ। 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कुछ नहीं है, सब में सेम है, ऑन कंपेयरिंग। क्योंकि मैंने देखो एक क्वेश्चन करा दिया है आपको, तो आप सारे भी कर सकते थे, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने करा दिया। इसके आगे से मैं क्या करूँगा, 1 या 2 करा दिया करूँगा पार्ट, बाकी आप होमवर्क में कर लेना। अगर आपको तब भी नहीं आएगा तो मैं सारे ही पार्ट करा दिया करूँगा। चलो तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू क्या मिल गई 4/3, b1 की वैल्यू क्या मिल गई 2 एंड c1 की वैल्यू क्या मिल गई, c1 की वैल्यू मिल गई -8, a2 की वैल्यू मिल गई हमें 2, b2 की वैल्यू मिल गई हमें 3 एंड c2 की वैल्यू मिल गई हमें 12 -12। अब चलो करते हैं a1/a2। a1/a2 की वैल्यू क्या 4/3/2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। जब मैं इसे मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ गया 2/3। a1/a2 की वैल्यू आ गई 2/3। अब देखते हैं इधर से b1/b2। b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, तो b1 b2 भी इक्वल आ गया। एंड अब देखते हैं c1/c2। c1 कितना -8, c2 कितना हमें -12, माइनस से माइनस गया 4 2 जा 4 3 जा, तो देखो c1/c2 भी क्या आ गया हमारा 2/3। तो देखो सारे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है, द गिवन इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। Therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये आ गए हमारे। This means the given equation are coincident। ये कैसी हैं? coincident है। Therefore the given equation are consistent। कैसी हैं? consistent है। तो समझ में आया? आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाकी अगर इसकी पिक्चर लेनी है तो आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए जल्दी से इसे करिए और मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम ही कहा है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कराया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें शो करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनके सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। सेम वही स्टेप करना है, बस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्राफिकली क्या है, जो ग्राफ बनाना है आपको तो पता ही है लीनियर इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक बार x की वैल्यू पुट करते हैं y की आ जाती है, एक बार y की पुट करते हैं x की आ जाती है। एक टेबल बना लेंगे और मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है एक लाइन बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कैसे होगा हमारा, सेम प्रोसेस वही, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट a1 की वैल्यू क्या मिली हमें, a1 की वैल्यू मिली 1,
B1 की वैल्यू क्या मिली हमें 1, C1 की वैल्यू क्या मिली हमें -5, A2 की वैल्यू क्या मिली हमें, A2 की वैल्यू मिली हमें 2, B2 की वैल्यू क्या मिली हमें 2 एंड C2 की वैल्यू हमें क्या मिली, C2 की वैल्यू मिली हमें -10। तो चलिए A1/A2, A1/A2 आया 1/10, चलो B1/B2, B1/B2 भी आया 1/10। अगर दोनों इक्वल है तो C1/C2 भी निकालेंगे, C1/C2, C1/C2 क्या है हमारा -5/-10, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा, 5 2 जा, यह आ गया 1/2, यानी कि द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो उसके तो सॉल्यूशन होते हैं, तो अब हमें ग्राफिकली सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा इसको। तो अब क्या करना है, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये जो है कंसिस्टेंट, कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो ग्राफिकली के लिए अब हमें कोई सी भी दोनों से ही ग्राफ बना सकते हैं हम, और देखेंगे हम तो दोनों जो है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो x + y 2 साइड में जाके डिवाइड तो 5 ही आ जाएगा। दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशन हमें यहाँ से ही पता चल रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन इज, दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। कैसी हैं, कोइंसिडेंट। और आपको तो पता ही है कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होती हैं, और कंसिस्टेंट के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको बताया ही है। अब दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। द गिवन इक्वेशन इज, एक इक्वेशन ले लिया हमने x + y = 5। इफ x = 0, अगर हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या देगी 5। यहाँ से पॉइंट बन गया हमारा 0,5। इफ y = 0, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि 5,0। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक टेबल क्या बन गई। अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, अगर मैंने x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू आ गई 5, अगर x की वैल्यू रखी 5 तो y की आ गई 0। तो चलिए मैं इसे जल्दी से एक रफली डायग्राम बना देता हूँ। ग्राफिकली मैं आपके लिए ग्राफ बना दिया, और हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ओह, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 4 5 4 शिट मैन, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए -1 -2 -3, ये होता हमारा y, ये होता हमारा y, ये y', ये x, ये x'। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा 0,5, तो 0,5 क्या जाता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 5,0, तो 5,0 ये आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन पास होती हुई बनेगी ये, तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 5। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा पॉइंट b क्या है हमारा 5,0, a क्या है हमारा 0,5। तो ये इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कहीं भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 5,0 एंड 0,5 आर द solution of given equation, are the solution of given equation। ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके सॉल्यूशंस हैं। तो अब चलिए, अब चलता हूँ मैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी सेम ही है। सबसे पहले सेम ही, मतलब जितने में भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, जितने भी क्वेश्चन में, सब में पहले सेम ही करना है। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद general equation we get a1 is equal to 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -8, a2 is equal to 3,
B2 is equal to -3 and C2 is equal to -16. A1 by A2 is equal to 1 by 3, B1 by B2 is equal to -1 by -3, माइनस से माइनस गया, 1 by 3 आ गया, C1 by C2, C1 by C2 क्या, -8 by -16, -8 से -16 गया, ये आ गया 8 by 16, 8 by 16। तो हमने यहाँ से देखा A1 by A2 जो है वो इक्वल टू B1 by B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 है। तो ये गिवन इक्वेशन कैसी हो गई, ये हो गई पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल तो इनकंसिस्टेंट होती है, जिसके सॉल्यूशन ही नहीं होते तो इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल, द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल, देयरफॉर the given equation are inconsistent। कैसी है, जब इनकंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो चलिए पार्ट नंबर 3 मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, A1 की वैल्यू मिली 2, B1 की वैल्यू मिली 1, C1 की वैल्यू मिली -6, A2 की वैल्यू मिली हमें 4, B2 की वैल्यू मिली -2 एंड C2 की वैल्यू मिली हमें यहाँ से -4। तो हमें यहाँ से क्या हो गया, A1 अपॉन A2 क्या है 2/4, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है -1/2, यानी कि कट के 1/2 ही आता, 1/2 A1 बाय A2 और B1 की वैल्यू क्या आ गई, B1 बाय B2 इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि यहाँ 2 में माइनस था। तो अब यह देखिए A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं है, तो हम तीसरा निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होता है। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। दिस मीन्स द गिवन इक्वेशन आर intersecting the given equation are intersecting, therefore the given equation are consistent। कैसी है, कंसिस्टेंट है। जब ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनेगा। चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। इधर ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले इसकी हमें लेनी पड़ेगी गिवन इक्वेशन। सबसे पहले मैंने ये ले ली, अब इससे मैं ग्राफ बनाऊंगा। इफ़ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 6 हो गई। यहाँ पे 0 रखूँगा, 0 इंटू 2 0, और माइनस का 6 था, इधर जाके प्लस का 6 हो गया, तो ये बन गया 0,6। इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, तो 3,0 बन गया। तो यहाँ से एक हमारा टेबल बना, ये x और y का, x अपॉन y, यहाँ से बन गया x की वैल्यू 0 थी तो 6 आ गई, y की वैल्यू, और x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 0 आ गई। चलिए तो दूसरी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। नाउ 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इफ़ x इज इक्वल टू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इससे कट गया -2 बार में, y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से बन गया 0, -2। इफ़ y इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4, यहाँ से कट के आ गया 1, x की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से बन गया 1,0। एक इक्वेशन क्या बन गई, 1,0। तो यहाँ से हमारा ये टेबल बन गया एक, x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी तो y की आई हमारी -2, अगर y की 0 रखी तो x की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई 1। तो चलिए इसका ग्राफ बना देते हैं। मैं ग्राफ अभी आपको सारे रफली बना रहा हूँ, आपको थोड़े अच्छे से बनाने हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे जगह की भी कमी है। 1 2 3
4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 तो देखिए x की वैल्यू 0 थी तो y की कितनी थी 6, x की वैल्यू 0 तो y की 6, तो यानी कि इसको और थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा ऊपर तक। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया 0, -6 ए, और दूसरा क्या है 3, 0, दूसरा हमारा यहाँ पे आ गया बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन चली जाएगी, ये हो गई जी। चलिए, और दूसरा क्या है हमारा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की -2 इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, x की वैल्यू 0 y की -2। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा 1, 0, x की वैल्यू 1 चले, y की वैल्यू 0, तो यानी कि ये रहा। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को मिलाऊंगा आपस में तो ये दोनों कट हो जाएंगी, और ये जो कट होंगी ये x की वैल्यू 2 पे कट होंगी और y की वैल्यू भी 2 पे कट होंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला एक सॉल्यूशन हो गया इनका ये 2, 2। कैसा हो गया 2, 2। Therefore the given equation has the solution 2, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 and 2 are the solution of given equation। तो हमारे इस वाले में क्या थे, यूनिक सॉल्यूशन थे। तो यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग में एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो लिख देंगे हम देयरफॉर 2 and 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। अब हमारा बचता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी जल्दी से निपटा लेते हैं, देखते हैं क्या है। वही करेंगे इसमें भी। सबसे पहले क्या, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट। अब तो यार आदत सी पड़ गई होगी आपको बार बार ये लिखने की, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। सानू भैया के साथ रहोगे तो यार रिप्रेजेंटेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन मीन सानू भैया, और मैथ्स तो यार बस। a1 की वैल्यू क्या है 2, जल्दी बताओ। b1 की वैल्यू क्या है -2, c1 की वैल्यू क्या है -2, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है -4, c2 की वैल्यू क्या है -5। देखो a1/a2 क्या आया 2/4, b1/b2 2/4 कट के आ जाएगा 1/2, यानी कि a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई -2/-4, माइनस से माइनस गया, 2 से 4 गया 2 बार में, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई 1/2, और c1/c2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी -2/-5, माइनस से माइनस गया, c1/c2 की वैल्यू आ गई 2/5। तो हमने देखा a1/a2 जो है इक्वल है b1/b2 के। तो ये कौन सी इक्वेशन है, पैरेलल की कंडीशन है। और पैरेलल कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ही नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है ग्राफ नहीं बनाएंगे। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, a1/a2 is equal to b1/b2। Therefore the given equation are, this means the given equation are parallel. Therefore the given equation are consistent. The given equation are consistent। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो देखिए मैं इतनी मेहनत से आपको करा रहा हूँ, बस आपका भी एक काम है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक सबको बताएं कि सानू भैया मैथ्स पढ़ाने आ गए हैं, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें वर्ड प्रॉब्लम है, दे रखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ और फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन। एक गार्डन है, किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ एक। तो रेक्टेंगल, जब रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती है आपको पता है, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, ABCD। लेंथ को मैंने मान लिया L सेंटीमीटर, या मीटर में दे रखा है तो L मीटर, और ब्रेथ को मान लिया हमने B।
और यह ब्रेथ नहीं है, विड्थ है, तो इसको मिल लिया मैंने कैपिटल बी मीटर। तो अब इसको लिख देंगे यहाँ पे लेट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाला पढ़ लेना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन। गार्डन है रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो डायमेंशन दो ही होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एल मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई, एल मीटर हो गई, और ब्रेथ क्या हो गई, एंड द विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो, एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल बी मीटर। विड्थ को क्या मान ली मैंने, बी मीटर मान ली। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या दे रखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सबसे पहला तो एक हमें यहाँ से ये बन जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और दूसरा क्या है, इन्होंने यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगल गार्डन का पेरीमीटर का आधा जो है वो कितना है, 36 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको भी पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको बोला है इसने हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना दे रखा है, 36, यहाँ रख दिया 36, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरा क्या रखा, हुज लेंथ इज फॉर मोर देन इट्स विड्थ, हुज लेंथ, तो यानी कि एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लेंथ इज फॉर मोर मतलब ज़्यादा, और विड्थ मतलब क्या होती है, ब्रेथ, विड्थ मतलब क्या होती है, ब्रेथ से कितना है, 4 ज़्यादा है, तो लेंथ जो है ब्रेथ से वो 4 ज़्यादा है, तो ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो, अभी तक मैंने आपको सिखा रखा है ग्राफिकली सॉल्व करना, कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार b की वैल्यू 0 रखो, एक बार l की वैल्यू 0 रखो, इसमें भी रख के देख लेते हैं, तो इससे जो है हम ग्राफिकली बनाएंगे, और ग्राफिकली से जहाँ वो इंटरसेक्ट होंगे वही हमारी इक्वेशन होगी। अगर इनको ग्राफिकली नहीं करना है तो इनको 2 मेथड होते हैं एल्जेब्रिकली, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस साल कट हो चुका है। तो चलिए आपको मैं करा देता हूँ ये ग्राफ से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ग्राफ से करा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी। एक बार मैं एल की वैल्यू कुछ रखूंगा यहाँ पे, इफ एल इज इक्वल टू मैंने रख लिया, मान लो 20 रख लिया, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, तो यानी कि 20 यहाँ आ जाएगा, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू क्या आ गई 16, तो पॉइंट बना 20,16। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बी की वैल्यू एल की वैल्यू कुछ हम ऐसे रख देता हूँ 24, इफ़ या 12 रख देता हूँ, देख लेते हैं, इफ़ एल इज इक्वल टू 24 या 18 रख लेते हैं, 24 रख दी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 36 माइनस 24, यानी कि b इज इक्वल टू 12, b की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, तो यहाँ से एक पॉइंट बना 24,12, तो यानी कि एक यहाँ से हमारी टेबल बन जाएगी। टेबल क्या बनी, L अपॉन बी, L की वैल्यू मैंने 20 रखी, तो b की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू क्या आ गई 16, एक बार मैंने L की वैल्यू 24 रखी, b की वैल्यू आ गई 12। तो देखो एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं हर उसमें जो है 2 ही पॉइंट निकालता हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से देख लेते हैं, 2 पॉइंट उससे निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमने दूसरी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, L इज इक्वल टू बी प्लस 4, तो यानी कि अब ले लेता हूँ, मान लो मैं इधर b की वैल्यू रख लेता हूँ, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू इसमें भी क्या रख देते हैं, 12 रख देते हैं, b की वैल्यू 12 रख दी, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, l इज इक्वल टू, या b की वैल्यू हम रख देते हैं 16, मान लो b की वैल्यू क्या रख दी हमने 16, तो l की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 प्लस 4, यानी कि l की वैल्यू आ गई हमारी 20, l की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से बन गया 20, L इज इक्वल टू 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 होगा, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट आ गया 20,16। अब अगर मान लो मैं b की वैल्यू क्या रख देता हूँ, अब b की वैल्यू रख देता हूँ इफ b इज इक्वल टू
16, b इज इक्वल टू 12। अगर b की वैल्यू क्या रख दी, 12 रख दी, तो l की वैल्यू आ जाएगी मेरी l इज इक्वल टू 12 प्लस 4 यानी कि 16। l की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा 16,12। तो हमारे देखो यहाँ से भी एक टेबल बन गई, क्या बनी, l अपॉन b। एक बार मैंने l की वैल्यू क्या रखी थी, l की वैल्यू रखी थी मैंने यहाँ से l की वैल्यू आई थी 20, b की वैल्यू रखी थी 16, एक बार b की वैल्यू रखी 12, तो l की वैल्यू आ गई 16। तो हमारा यहाँ से जो है ये अब ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा ग्राफ यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ग्राफ जो है हमारा बना, रफली ही डायग्राम, रफली ही ग्राफ बनाना है मुझे, ज़्यादा मैं वैसे बना नहीं रहा हूँ। आप जो है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट को मेज़र करके बनाओगे। तो देखो ज़्यादातर ये 20 है, 16 है, 24 है, यानी कि ऐसे नंबर हैं जो 4 के टर्म में आते हैं, तो मैं 4 का गैप ले लेता हूँ। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, -4, -8, -12, -16, -20। इधर आ जाएगा -4, -8, -12, -16, -20, -24। तो यानी कि देखो पहला पॉइंट है हमारा 20,16। तो हमें एक्स एक्सेस में कितना जाना है 20, वाई एक्सेस में कितना जाना है 16। 20, 16 ए, यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया हमारा ए, 20,16, 20,16 ये हमारा पहला पॉइंट है 20,16। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरा पॉइंट है 24,8, 24,12, 24,12। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, मान लो यहीं पे इतनी पास, दूसरा पॉइंट बी, ओ नहीं, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा यहाँ से यहाँ पे 24,12, ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो बनेगी ये बन गया बी पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं इसको बी, 24,12। अब हमारा दूसरी इक्वेशन से क्या है, दूसरी इक्वेशन से पहला पॉइंट है 20,16, दूसरी इक्वेशन से यही है 20,16, और दूसरा जो है दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 16,12, 16,12 ये रहा। अब यहाँ से एक इक्वेशन जाएगी ये बन जाएगी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16,12। अब हमने देखा दोनों इक्वेशन कहाँ पे कट हो रही है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे कट हो रही है 20,16 पे। एक्स एक्सिस से तो कितना आ गया 20 आ गया, वाई एक्सिस से कितना आ गया 16 आ गया। तो यानी कि हमें पता चल गया लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लेंथ आ गई कितनी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 16 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 20,16 आर द solution of given equation, therefore length of rectangle, हमारे रेक्टेंगल की लेंथ क्या आ गई, L इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड ब्रेथ या विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या आ गई हमारी, यानी कि जो हमारी बी थी, बी आ गई हमारी 16 मीटर, विड्थ आ गई हमारी 16 मीटर और लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके टेस्ट वेस्ट के लिए जो आपके स्कूल वगैरह में होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो कि क्या है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड। यानी कि अब हमें इस इक्वेशन के जैसी दूसरी इक्वेशन बनानी है जो कि उसके क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, जो कि क्या हो उसके कोइंसिडेंट हो, और एक पैरेलल हो। पैरेलल का केस मीडिया है। तो देखो हम जो है इस केस में कुछ नहीं करना, हमें इंटरसेक्टिंग का केस पता है जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल नहीं होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, लेट 3x + 4y - 9 = 0 एंड 2x + 3y - 8 = 0।
ये बन गए दोनों पेयर इंटरसेक्टिंग के। किसके बन गए? इंटरसेक्टिंग के। ठीक है, ऐसे ही जो है पैरेलल के थे, पैरेलल के क्या होते हैं? 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इसके क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो देखो पैरेलल का केस क्या होता है? a1/a2 = b1/b2। हमें क्या है? दो इक्वेशन जो है मतलब a1/a2 ये इसी के जैसा लिख दो, प्लस 3y लिख दो, इधर -12 लिख दो, = 0। सिंपल। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से भी आएगा 1, पर यहाँ से 1 नहीं आएगा, तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो गया, पर ये c1/c2 इक्वल नहीं हुआ। ये किसका केस है? पैरेलल का। किसका? पैरेलल लाइंस। कैसी हो गई ये लाइंस? पैरेलल लाइंस हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? जो सेम टू सेम हो। तो करो कुछ मत, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 3y - 8 = 0 है। इस इक्वेशन में 2 का या 3 का पूरी होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख दो 4x + 9y - 16 = 0। ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। 4x + 6y - 16 = 0। तो ये दोनों कैसी हो गई? कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कैसी हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों इंटरसेक्टिंग। तो ये हमने एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी थी जो कि इसके क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो, जो कि इसके क्या हो? कोइंसिडेंट हो, जो कि इसके क्या हो? पैरेलल हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं, उसे भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine coordinate of a vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis shade the triangle region. ये कह रहा है ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है और जो इक्वेशन दी गई है इनसे हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं वही सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज क्या क्या दे रखा हमें? x - y + 1 = 0 पहली इक्वेशन, एंड 3x + 2y - 12 = 0 सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले इक्वेशन 1 को ले लेंगे, इससे ग्राफ बनाएंगे हम। वी गेट, तो पहली इक्वेशन क्या दे रही है? x - 12 + 1 = 0। अगर मैं इफ़ x = 0 रखता हूँ, इफ़ x = 0 - y = -1, माइनस से माइनस गया, y = 1, तो यानी कि 0, 1 आ गया। इफ़ y = 0, x + 1 = 0, x = -1, यानी कि -1, 0। एक तो हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारी एक टेबल बन गई क्या? x और y की। अगर मैंने x को 0 रखा, y -1, अगर x को 0 रखा तो y 1, और अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू -1। अब निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x - y। दूसरी इक्वेशन हमारी 3x + 2y - 12 = 0 इफ़ x = 0, 2y = 12, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, y = 6, यानी कि 0, 6। अगर मैं y 0 रखता हूँ, इफ़ y = 0, y की वैल्यू 0 हो गई, तो 3x = 12, 3x = 12, और 12 से 3 कट जाएगा 4 बार में, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, यानी कि 4, 0। तो एक दूसरी टेबल हमारी यहाँ से बन गई, x/y। अगर x की वैल्यू 0 थी, y की 6 थी, अगर y की 0 रखी तो x की 4 आ गई। तो अब इससे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बहुत ही आसान है। ग्राफ को फिर से मैं आपको रफली इधर से बनाता हूँ, आपको फेयरली बनाना है अपनी नोटबुक में डिस्टेंस लेकर के स्केल से। तो देखिए हमारी 1, 2 यानी कि 6 तक गई है हाईएस्ट, तो मैं 1, 2 का गैप ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक्स एक्सेस -1, -2, -3, -4, -5, -6, एक्स डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और y डैश।
तो देखो सबसे पहले x कितने गए 0, जब x की तरफ चले ही नहीं तो यहीं रुक जाओ 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये हम आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। ये तो हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, एक हो गया पॉइंट A, एक हो गया पॉइंट B। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया यहाँ से। और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, ये हो गई, ये दोनों हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं ये कहाँ कट हुई है, ये कट हुई है हमारी 2,3 पे, यानी कि ये 2,3 पे कट हुई है, तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब देखो मैंने आपको बोला था ये हमारा एक पॉइंट हो गया ये हो गया B, ये हो गया C। अब देखो इसने हमसे कहा था, चलो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन थी x - y + 1 = 0। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x + 2y, 3x + 2y -12 = 0, ठीक है, ये दोनों हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो इन्होंने कहा था हमसे कि क्या करना है, तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने हैं ट्राइंगल के जो कि एक्स एक्सिस से फॉर्म हो रहा है। एक्स एक्सिस से फॉर्म कौन सा ट्राइंगल हो रहा है, एक्स एक्सिस से एक यहाँ से शुरू हो रहा है एक ट्राइंगल, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, तो 3 कोऑर्डिनेट है। क्योंकि यहाँ से जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा ये इतना, ये एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको मैं शेड कर देता हूँ, इतना ये शेड कर दिया मैंने, तो ये हमारा ट्राइंगल है। इसके वर्टेक्स निकालने हैं, वर्टेक्स हो गए हैं तुम्हारा एक ये और एक ये, तो इसके वर्टेक्स लिख देता हूँ मैं O, और O, इसको O नहीं M लिख देता हूँ। इंटरसेक्ट जहाँ पे करें ये M है और ये कितना 2,3। तो इन्होंने हमसे कहा था क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन एक्स एक्सिस, देयर, ये हो गया AM और ये होगा B का हमारा -1,0 और हमारा किसका, इसका हो गया 4,0। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल हो गया MB, और इसको ले लेते हैं ABC, MBC। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट of the triangle, the coordinates of the triangle, the coordinate of the triangle MBC are। सबसे पहले M के बता देते हैं, M के होंगे 2,3, फिर बता देते हैं B के होंगे हमारे -1,0 एंड C के बता देते हैं, C के होंगे हमारे 4,0। ये थे हमारे तीनों के कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा आंसर। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।